हाय। कैसे हो दोस्तों। आज हम एक ऐसे केमिकल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने हजारों बार सुन लिया होगा, डोपामीन। लेकिन उससे पहले, अरे, चॉकलेट्स। यहाँ चॉकलेट किसने रखी है? ये फिटनेस चैनल है, तुम्हें थोड़ा समझता है या नहीं? मजाक कर रहा हूँ, ये चॉकलेट्स मैंने ही रखी है। बचपन में मैं बहुत चॉकलेट खाता था, लेकिन आजकल डाइटिंग की वजह से मैंने कई महीनों से चॉकलेट्स नहीं खाई है। लेकिन अब इसे हाथ में पकड़कर मेरा इसे खाने का मन तो कर रहा है। और न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में इसी मन करने के पीछे इंपॉर्टेंट रोल होता है डोपामीन का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डोपामीन ही हमारे ब्रेन का प्लेजर केमिकल है। और अगर ये बात सच है, तो जब मैं इस चॉकलेट को खाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होना चाहिए। चलिए, ट्राई करके देखते हैं। हम्म, हम्म, सच कहूँ तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना मैंने इमेजिन किया था। लेकिन एक मिनट, अगर डोपामीन ही प्लेजर है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ये एक ऐसा दौर था जब न्यूरो साइंस अपने शुरुआती कदम रख रहा था। तब साइंटिस्ट को ये तो पता था कि हमारा ब्रेन हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा था कि हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को रिवॉर्ड क्यों मानता है, और हम कोई भी बिहेवियर बार बार रिपीट क्यों करते हैं। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए दो साइंटिस्ट, जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलनर ने रैट्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उनका ऑब्जेक्टिव डोपामिन या प्लेजर ढूंढना नहीं था, उनको बस ये समझना था कि ब्रेन का कौन सा रीजन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट में बड़ा रोल प्ले करता है। इसे समझने के लिए उन्होंने रैट्स के ब्रेन में एक पतली इलेक्ट्रोड सर्जिकली इम्प्लांट की, ताकि ब्रेन के अलग अलग रीजन को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जा सके। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। एक रैट में ये इलेक्ट्रोड अपनी प्लान लोकेशन से हटकर ब्रेन के एक ऐसे रीजन में पहुंच गया जिसे आज हम मेडियल फोर ब्रेन बंडल के नाम से जानते हैं। उस वक्त किसी को ये नहीं पता था कि यही रीजन रिवॉर्ड और मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब इस रैट को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी गई, इसका बिहेवियर बाकी रैट्स के कंपैरिजन में थोड़ा अलग था। इसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टिमुलेशन वो एंजॉय कर रहा हो। अब इसे देखकर साइंटिस्ट के दिमाग में एक नया आइडिया आया। अगर स्टिमुलेशन इतना रिवॉर्डिंग है तो क्या होगा अगर रैट खुद ही डिसाइड करे कि उसे स्टिमुलेशन कब लेना है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने एक लीवर मैकेनिज्म बनाया। जब भी रैट लीवर को प्रेस करता, उसके ब्रेन में एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल पल्स भेजी जाती। इसके बाद जो हुआ, उसने न्यूरोसाइंस की हिस्ट्री बदल दी। एक नहीं, बहुत सारे रैट्स इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। उन्होंने उस लीवर को बार बार प्रेस किया। कुछ रैट्स तो एक घंटे में हजारों बार उस लीवर को प्रेस करते थे स्टिमुलेशन के लिए। वो अपना खाना पीना तक भूल चुके थे। ये साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा क्ल्यू था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ब्रेन के अंदर एक ऐसा सर्किट ढूंढ लिया हो जो किसी भी नेचुरल रिवॉर्ड से ज़्यादा पावरफुल हो। मिलनर और ओल्ड्स के एक्सपेरिमेंट ने न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ब्रेन में ऐसा क्या एक्टिवेट हो रहा है जिसकी वजह से रैट्स अपना खाना पीना तक भूल जा रहे थे। अगले कुछ सालों तक साइंटिस्ट इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग गए, और 1970 में रॉय वाइज और दूसरे साइंटिस्ट ने मिलकर इस इन्वेस्टिगेशन को एक नई डायरेक्शन दी। उनका सवाल सीधा था, अगर ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम के पीछे कोई केमिकल है तो वो कौन सा है? और उस दौर के साइंटिस्ट की नज़र एक न्यूरोट्रांसमीटर पर जाकर रुक गई। ऑफ कोर्स, डोपामीन। अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना था। रिसर्चर्स ने उन रैट्स को ही चूज किया जो स्टिमुलेशन के लिए लीवर प्रेस करना सीख चुके थे। लेकिन इस बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर लीवर में चेंज नहीं किया गया। चेंज किया गया उन रैट्स के डोपामिन सिस्टम को। उन्हें कुछ ऐसे ड्रग्स दिए गए जो डोपामिन को ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से हुआ ये, जो रैट्स पहले हजारों बार लीवर प्रेस करते थे, उन्होंने लीवर प्रेस करना बंद कर दिया, जैसे उनके लिए रिवॉर्ड की वैल्यू खत्म हो गई हो। कई सारे लैब्स के रिजल्ट्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ब्रेन के लिए रिवॉर्डिंग लगता है। डोपामिन को कम करो और रिवॉर्डिंग सीकिंग बिहेवियर भी कम हो जाता है। रॉय वाइज ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट को देखा और एक कंक्लूजन प्रपोज किया कि शायद डोपामिन ही वो केमिकल है जो हमें प्लेजर फील करवाता है। इसके बाद हुआ ये कि न्यूरोसाइंस में एक थ्योरी एस्टेब्लिश हो गई कि डोपामिन इज इक्वल टू प्लेजर। उस टाइम के एविडेंस देख के ये कंक्लूजन बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है। साइंस मान चुकी थी कि डोपामीन ही प्लेजर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर डोपामीन ही प्लेजर है तो मुझे चॉकलेट खाने के बाद वो प्लेजर फील क्यों नहीं हुआ?
लाखों साल पहले जब इंसान ना तो सिटीज में रहता था ना ही सुपरमार्केट्स होते थे, तब उस इंसान का सर्वाइवल मेनली फूड, वाटर और शेल्टर पर ही डिपेंड करता था। हर सुबह उठने के बाद उसके सामने एक बड़ा सवाल रहता था कि क्या आज उसे खाने को मिलेगा या नहीं। मान लो वो इंसान खाने की तलाश में जंगल में जाता है। काफी देर भटकने के बाद उसे एक पेड़ मिलता है जिस पर काफी सारे फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। उसका ब्रेन तुरंत एक सवाल पूछता है, ये क्या है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? यही से उस इंसान का डोपामिन सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उस इंसान की आंखें उन फ्रूट्स को देखती है, ये इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन के विजुअल एरिया से होते हुए उन एरिया में जाती है जो डिसाइड करते हैं कि आगे दिखने वाली चीज़ कितनी वैल्यूएबल है। ब्रेन एक एस्टिमेट लगाता है और जैसे ही ब्रेन को लगता है कि आगे देखने वाली चीज़ सर्वाइवल के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, वैसे ही वेंट्रल टैगमेंटल एरिया कि डोपामिन न्यूरॉन फायर करना शुरू कर देते हैं। ये न्यूरॉन डोपामिन रिलीज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को प्लेजर फील हो रहा है, उसने अभी तक फ्रूट खाया भी नहीं है, बल्कि डोपामिन ब्रेन को ये बताता है कि इस चीज़ पर ध्यान दो, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस चीज़ के लिए एफर्ट लेना वर्थ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। पेड़ बहुत ऊंचा था, उस पर चढ़ने के लिए एनर्जी लगने वाली थी और गिरने का चांस भी था। फिर भी वो इंसान उस पेड़ पर चढ़ता है, उस फ्रूट को तोड़ता है और पहला बाइट लेता है। फ्रूट स्वीट था। उसके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि ये ग्लूकोज और एनर्जी का सोर्स है। इसका मतलब उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उस इंसान को रिवॉर्ड मिलने से पहले ही उसके डोपामाइन लेवल्स बढ़ चुके थे। अब ब्रेन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। वो इस फ्रूट को खाकर भूल नहीं जाता, वो इस चीज़ की मेमोरी बनाने लगता है कि पेड़ कैसे दिखता था, किस डायरेक्शन में था, उसकी स्मेल कौन सी आ रही थी और मेरे को फ्रूट्स कौन से सीजन में मिले थे। और इस लर्निंग को डोपामिन स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि जब भी वो इंसान नेक्स्ट टाइम इस जगह से गुजरे तो उसका ब्रेन उसे एक सिग्नल दे कि रुको, यहाँ मुझे पहले भी खाना मिला था, अब भी मिल सकता है। अब तक के सारे एक्सपेरिमेंट देख के यही लग रहा है कि डोपामिन ही हमें प्लेजर फील करवाता है। लेकिन एक साइंटिस्ट कैम्ब्रिज को इस थ्योरी पर डाउट था, इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने रैट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप नॉर्मल था। जब भी वो लिवर प्रेस करता था उन्हें शुगर वाटर मिलता था, और जब भी वो रैट्स शुगर वाटर लेते थे उनके फेशियल एक्सप्रेशन सेम होते थे, जैसे जीभ बाहर निकालना या फिर जीभ को अपने होठों पर फेरना। लेकिन जो सेकंड ग्रुप था उसमें केंट ने उनका डोपामिन सिस्टम बंद कर दिया। इस वजह से हुआ ये कि उन्होंने लिवर प्रेस करना बंद कर दिया। अब इन सब एक्सपेरिमेंट को देख के तो यही लग रहा है कि डोपामिन गया मतलब प्लेजर गया। लेकिन केंट को इस पर डाउट था। उसने सोचा कि ये प्रॉब्लम शायद से प्लेजर की नहीं है, मोटिवेशन की है। तो एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट स्टेज में उसने शुगर वाटर सीधा उन रैट्स के मुंह में डाल दिया। और इसके बाद जो हुआ, उसने न्यूरोसाइंस के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। जैसे उन रैट्स के फेशियल एक्सप्रेशंस नॉर्मल रैट्स की तरह ही थे, वो भी अपनी जीभ बाहर निकाल रहे थे, वो जीभ अपने होठों पे फेर रहे थे, यानी उन्हें अब भी वो शुगर वाटर पसंद था। लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए जो मेहनत करनी होती है, जो मोटिवेशन चाहिए था, वही उनके पास नहीं था। और यहीं पर केंट ब्रिज ने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया कि वांटिंग और लाइकिंग दोनों अलग अलग चीज़ होती है। डोपामिन प्लेजर क्रिएट नहीं करता, डोपामिन क्रिएट करता है वांटिंग, वो ड्राइव जो हमें वो चीज़ पाने के लिए एक्शन लेने पर मजबूर करती है। इसीलिए डोपामीन का असली काम प्लेजर देना नहीं है, बल्कि जो चीज़ें वैल्यूएबल है उनकी तरफ हमारा अटेंशन ले जाना है, वो चीज़ें करने के लिए मोटिवेशन क्रिएट करना है, और जो एक्सपीरियंस सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें ब्रेन में स्ट्रांगली स्टोर करने में हेल्प करना है। अब तक हमने ये देखा कि डोपामिन हमें क्यूरियोसिटी देता है, चीज़ें करने में मोटिवेट करता है, और जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उनसे सीखने में हेल्प करता है। लेकिन डोपामिन का और एक काम है, वो है प्रेडिक्शन। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर कहते हैं। इसका क्या मतलब है, चलो इसे एक छोटे बच्चे के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक छोटा बच्चा स्कूल से घर जा रहा होता है। उसको रास्ते में जाते हुए एक चॉकलेट मिल जाती है। ये चीज़ उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे एक चॉकलेट मिलेगी, जिस वजह से उसके ब्रेन्स के डोपामाइन न्यूरॉन बहुत स्ट्रांगली फायर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ब्रेन के लिए एक सिग्नल है। ये जो आउटकम आया है, उसने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कई बेटर था, जिस वजह से ब्रेन इस इवेंट को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेता है। अगले दिन वो बच्चा फिर से स्कूल से घर जा रहा होता है, फिर से उसे एक चॉकलेट मिलती है। अब ब्रेन कनेक्शन बनाने लगता है
कि जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ मुझे एक चॉकलेट मिलती है। ऐसा हर दिन होने लगता है। जब भी वो बच्चा स्कूल से घर जाता है उसे रास्ते में एक चॉकलेट मिल जाती है। लेकिन अब एक एक्साइटिंग बात होने लगती है। पहले डोपामाइन चॉकलेट मिलने पर स्पाइक होता था, लेकिन अब वो डोपामाइन पहले ही स्पाइक होता है, क्योंकि ब्रेन पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है कि इस रास्ते पर आगे जाकर उसे चॉकलेट मिलेगी। और उसे वो चॉकलेट मिल भी जाती है, लेकिन वो पहले दिन वाली एक्साइटमेंट नहीं रहती। और ऐसा हमारे लाइफ में भी होता है। जब हमारी पहली सैलरी आती है तब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता। मतलब एक्सपेक्ट तो किया होता है, पर वो एक्साइटमेंट अलग होती है। और जैसे जैसे टाइम जाता है, मंथ बाय मंथ हमारी सैलरी उतनी ही आती है, लेकिन हमारी एक्साइटमेंट पहली सैलरी के टाइम जितनी थी उतनी नहीं रहती। क्योंकि डोपामाइन का काम रिवॉर्ड मिलने के बाद सेलिब्रेट करना नहीं है, रिवॉर्ड को पहले ही प्रेडिक्ट करना है। अब मान लो वो बच्चा अगले दिन फिर से उसी रोड से जाता है और आज उसे एक चॉकलेट की जगह बहुत सारी चॉकलेट मिलती है। उसका ब्रेन फिर से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ एक चॉकलेट एक्सपेक्ट की थी, लेकिन उसे बहुत सारी चॉकलेट मिली, जिस वजह से उसके डोपामाइन न्यूरॉन बहुत स्ट्रांगली फायर करते हैं। क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से काफ़ी बेटर था। इसे कहते हैं पॉजिटिव रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर। अब इसके उल्टा सोचो, अगले दिन वो बच्चा फिर से उसी रोड से जा रहा होता है। वो ऑलरेडी वहाँ पर एक चॉकलेट एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन इस बार उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इस कंडीशन में डोपामाइन नॉर्मल नहीं रहता, बिलो बेसलाइन चले जाता है, जिस वजह से ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया। इसे कहते हैं नेगेटिव रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर। ब्रेन इस इवेंट को मार्क कर लेता है और अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन अपडेट कर देता है कि मुझे इस रास्ते पर कभी चॉकलेट मिल सकती है और कभी नहीं मिल सकती। लेकिन इवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को ये सिस्टम दिया ही क्यों? सोचो, अगर हमारा ब्रेन हर बार सरप्राइज्ड ही होता तो वो ये कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता कि फूड कहाँ मिलता है, कौन सी जगह डेंजरस है, कौन सा पेड़ हर साल फ्रूट देता है। प्रेडिक्शन की वजह से हम कम एनर्जी खर्च करके अच्छे डिसीजन ले पाते थे, और सर्वाइवल के लिए ये एबिलिटी प्लेजर से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसी मैकेनिज्म को ड्रग्स हाईजैक कर लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में डोपामाइन तब रिलीज होता है जब रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन से बेटर या फिर वर्स्ट हो, लेकिन एडिक्टिव ड्रग्स इसी डोपामाइन सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। धीरे धीरे ब्रेन ड्रग से आने वाले पहले क्यूज को रिवॉर्ड प्रेडिक्ट करना सीख लेता है, जैसे सिगरेट का पैकेट, बार का बोर्ड या सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन की आवाज़। ये सब चीज़ें डोपामाइन को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से ड्रग एडिक्ट को ड्रग लेने से पहले क्रेविंग होती है, और कई केसेस में ड्रग लेने के बाद भी वो प्लेजर फील नहीं होता। फिर भी वो लोग उस चीज़ को ढूंढते रहता है, क्योंकि डोपामाइन कभी प्लेजर नहीं देता, जाकर उस चीज़ को लेकर आओ वाली फीलिंग देता है। शायद प्रॉब्लम डोपामाइन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आज की दुनिया उस सिस्टम को हाईजैक कर चुकी है जो लाखों साल पहले सिर्फ सर्वाइवल के लिए बनी थी। शायद इसीलिए मुझे चॉकलेट खाने से पहले उसे पाने की एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, खाने के बाद मिलने वाले प्लेजर से भी ज़्यादा।